यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये शब्द आपने पिछले कुछ हफ्तों में टीवी चैनल्स पर न्यूज़ डिबेट में कई बार सुना होगा। अखबारों में इसके बारे में कई सारे रिपोर्ट्स भी पढ़े होंगे और सोशल मीडिया पर भी आपने इसके समर्थन में और इसके विरोध में कई सारे पोस्ट पढ़े होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम न तो इसके समर्थन में बात करेंगे और न ही इसके विरोध में बात करेंगे। हम सिर्फ इस यूसीसी से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखेंगे। वो फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसे कोई जुठला नहीं सकता है। जैसे कि 2+2 4 ही होता है, आप चाहो या ना चाहो। उसी तरह से इस यूसीसी के संबंध में 10 ऐसे फैक्ट्स हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप एक अपनी खुद की राय बना सकते हो कि हमें यूसीसी चाहिए या नहीं चाहिए। यूसीसी से किसे क्या फ़ायदा होने वाला है, यूसीसी का विरोध कौन कर रहे हैं, और आखिरी सवाल, क्या बीजेपी को यूसीसी से कोई फ़ायदा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहास इनामदार और आप देख रहे हैं सरल भाषा में सुहास के साथ। ये जो 10 तथ्य हम आपके सामने रखेंगे, उन्हें हम सवाल जवाब के रूप में रखेंगे ताकि समझने में बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सारे देशों में लागू है। और अगर आप इन देशों की लिस्ट पर अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। इसमें अमेरिका जैसे धनवान अमीर देश भी है और पाकिस्तान जैसे कंगाल देश भी है। इसमें यूके का आयरलैंड भी है, लेकिन ज़्यादातर इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ है जिन्हें इस्लामिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इजिप्ट, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ है। तो ये गौर करने वाली और सोचने वाली बात है कि जब इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट किया है तो हमारे देश के मुस्लिम्स को इससे क्या विरोध है और क्यों विरोध है और वो कितना जायज़ है, ये आप ही सोचिए। चलिए अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 पर। यह है दूसरा सवाल। तो दोस्तों, हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के तहत, आर्टिकल 44 के तहत ये बिल्कुल ही क्लियर लिखा गया है कि हमें हर प्रयास करने चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, सारे देश में लागू हो। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार विपक्ष के बहुत सारे पार्टीज़ जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान की हत्या हो गई है। तो ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे इनके मन में संविधान के प्रति बहुत इज्जत है और संविधान में कही गई हर बात को ये मानने के लिए तैयार है और मानना चाहते हैं। तो फिर इस संविधान में कही गई बात पर इन लोगों को क्या ऐतराज़ है, आप ही सोचिए। सवाल नंबर 3, दोस्तों आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर काफ़ी बार टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर उस वक्त के केंद्र सरकारों से आग्रह किया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू नहीं करते हो और आपको लागू करना चाहिए। लेकिन इसमें 2 बार जब उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कहा है, वो एक बार 1995 में कहा था और दूसरी बार 2017 में कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है केंद्र सरकार को कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए। ये भी बात इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि हम भारतवासियों को सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी होती है और सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश हर किसी भारत के नागरिक पर लागू होता है। यह है सवाल नंबर 4। कई लोगों के मन में ऐसी गलतफहमी है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके धर्म के आड़ आएगा, उनके धर्म के विरुद्ध जाएगा। तो दोस्तों ये बात बहुत गौर करने जैसी है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 ये केवल धर्म के प्रति, धर्म के बारे में लिखे गए हैं और इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट शब्द में लिखा है कि भारत का हर नागरिक उसका चुना हुआ धर्म फॉलो करने में उसे पूरी तरह से आज़ादी है, उसे कोई कंपल्शन नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस आर्टिकल्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, इन दोनों का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो फिर ये सवाल उठता है कि फिर आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में है क्या। तो चलिए यह है 5वां सवाल कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या आता है, क्या कवर होता है। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ इन 6 चीज़ों के लिए बना गया है। इस 6 चीज़ों के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि किसी के ज़िंदगी पर कोई असर पड़ सकता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं थोड़े कठिन सवालों पर। सवाल नंबर 6,
आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा, सुना होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो आपके मन में जाहिर है एक उत्सुकता होती है कि ये आखिर है क्या, ये AIMPLB असल में क्या चीज़ है। तो दोस्तों, ये एक सामाजिक संस्था है। इसका गठन 1973 में हुआ था और ये भारत में बसे हुए मुस्लिमों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। ये एक केवल संस्था है, इसका कोई लीगल, इसके पास कोई पावर्स नहीं है, इसके पास कोई कानूनी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि एक अपना लॉ पास कर सके या फिर किसी के ऊपर कोई एक एनफोर्स कर सके। ये सिर्फ एक गाइडिंग कंसल्टिंग एजेंसी और बॉडी है जो पूरे भारत के मुस्लिम्स को भी गाइड करती है, कंसल्ट करती है और भारत के सरकार को भी फ्रॉम टाइम टू टाइम गाइडेंस देती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसका और कोई वजूद नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। कई लोगों की यह धारणा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम पर थोपा जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तो दोस्तों, 22वें लॉ कमीशन ने 14 जून 2023 को अपने वेबसाइट पर क्लियरली डाल दिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपके सुझाव चाहते हैं। कृपया 1 महीने तक हमें आपके सुझाव भेजें। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, उस वेबसाइट पर लोग अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। कई संस्थाएं, कई लोग अपने अपने इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप में हो, उनके सजेशंस उन्हें दे रहे हैं। ये सब सुझाव जब इकट्ठा होंगे तो उनको ध्यान में रखते हुए तब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और वो ड्राफ्ट फिर बहस के लिए संसद में जाएगा, राज्यसभा में और लोकसभा में उसे पढ़ा जाएगा और उस पर काफ़ी सारी बहस होगी और तब यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो यूं कहना कि एक झटके में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं से आ जाएगा और लागू हो जाएगा, ये बात बहुत गलत है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आखिरी 3 सवाल पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 8। तो दोस्तों, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज़्यादा फायदा होगा मुसलमान औरतों को। तो दोस्तों, आपको ये शायद जानकर हैरानी होगी कि शरिया लॉ में जो भी मुसलमान औरतों के लिए लिखा गया है उससे मुसलमान महिलाएं ज़्यादातर खुश नहीं है। कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि उसके पति के और 3 बीवियां हो, लेकिन ये शरिया लॉ में अलाउड है और मुसलमान मर्दों को ये हक है। जिन मुसलमान महिलाओं को संतान नहीं होती है, उन्हें अगर मान लो बच्चे नहीं होते हैं तो उन्हें एडॉप्शन करने का हक शरिया लॉ नहीं देता है। जिस किसी भी मुसलमान महिला को सिर्फ बेटी या बेटियां हैं, उसके पति के मर जाने के बाद उसके पति के नाम पर जो भी इस्टेट प्रॉपर्टी है उसे उस पति के भाई बहनों के साथ में बांट दिया जाता है और कई बार इससे इस मुसलमान महिला को दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात, ट्रिपल तलाक। दोस्तों, हमारी सरकार ने बड़ा ही साहसी कदम उठाते हुए 2019 से ट्रिपल तलाक को कानूनन जुर्म करार दे दिया है, लेकिन इसके पहले कोई भी मुसलमान मर्द अपने बीवी को सिर्फ 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता था। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 23 ऐसे देश हैं जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है, पर हमारे देश में इसे बैन करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि कई सारे लोग इसके खिलाफ थे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आखिरी सवाल पर। बीजेपी क्यों इतना पीछे पड़ी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के? तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले सवाल के जवाब में बताया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से अगर सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो वो मुसलमान महिलाओं को होगा और यही बात मुसलमान मर्द नहीं चाहते हैं। आज इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। एक जो अनपढ़ मुसलमान है, जो पॉलिटिकल लीडर्स के बहकावे में आते हैं और इसे एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, वो इसे अपोज करते हैं। और दूसरे वो लोग जो ये नहीं चाहते कि मुसलमान महिलाएं एम्पावर हो, वो ये नहीं चाहते कि मुसलमान महिलाएं आगे बढ़े, सोसाइटी में उनका भी कोई नाम हो, उनकी कोई इज्जत हो। ये जो भी नहीं चाहते हैं वो ही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करते हैं। फिर भी हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि बीजेपी क्यों इसके पीछे पड़ी है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही बड़ा गहरा राज है। आपने देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में भी बीजेपी को वोट्स मिले हैं। और वो क्यों मिले हैं? क्योंकि वहाँ के मुसलमान महिलाओं ने ट्रिपल तलाक को हटाने के खुशी में मोदी सरकार को वोट दिया है। उसी तरह गुजरात में ऐसे 19 कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, लेकिन उसमें 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का कैंडिडेट जीत कर आया है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ की महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है। और अब ये सारे ऑपोजिशन लोग जो भी इसे अपोज कर रहे हैं, उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा
तो मुसलमान महिलाएं आगे बढ़ेगी, वो खुश हो जाएगी और वो बीजेपी को वोट देगी, जिससे कि इन्हें नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये है सच कहानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हमने तो सारे तथ्य आपके सामने रखे, अब आपको सोचना है कि आप इसका विरोध करेंगे या फिर समर्थन करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।